स्टूडेंट्स, आज हम लोग डिस्कस करेंगे सीड वायबिलिटी के बारे में। तो आज का हमारा टॉपिक है सीड वायबिलिटी। सीड वायबिलिटी की अगर मैं डेफिनेशन की बात करूं तो बिल्कुल सिंपल टर्म्स में कैसे ऐसे एक्सप्लेन किया जाता है, ध्यान से सुनिएगा स्टूडेंट्स। सीड वायबिलिटी मतलब सीड का वो टाइम पीरियड जिस दौरान सीड के अंदर पोटेंशियल रहती है या सीड के अंदर क्षमता रहती है जर्मिनेट करके एक मिच्योर प्लांट बनाने की। सो आई रिपीट माई सेल्फ, सीड वायबिलिटी मतलब वो टाइम पीरियड जिस दौरान सीड के अंदर वो क्षमता या पोटेंशियल रहती है कि वो जर्मिनेट कर सके। आई मीन जब आप सीड को सॉइल के अंदर डालेंगे तब सीड जर्मिनेट करेगा, राइट, उसमें से सीडलिंग बाहर निकलेगा और सीडलिंग अपने आप में कुछ समय के बाद में एक मैच्योर प्लांट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसी टाइम पीरियड को ही सीड वायबिलिटी कहा जाता है। अगर आप लोगों को ध्यान हो स्टूडेंट्स, जब मैं आपको पोलन ग्रेन पढ़ा रही थी तब भी मैंने वायबिलिटी के बारे में बात की थी और तब मैंने आपको पोलन वायबिलिटी के बारे में बताया था। तो वायबिलिटी मतलब वो टाइम पीरियड जिसके अंदर उसकी क्षमता रहती है, राइट। अब वो डिपेंड करता है, अगर वो पोलन ग्रेन है तो उसमें हम पोलन जर्मिनेशन की क्षमता या उसकी एबिलिटी या पोटेंशियल की बात करते हैं। अगर हम सीड वायबिलिटी की बात करेंगे तो उसका मतलब हम सीड के जर्मिनेशन की बात कर रहे हैं। तो दो अलग अलग है। पोलन वायबिलिटी मतलब पोलन का वो टाइम पीरियड जिसके दौरान पोलन ग्रेन जर्मिनेट करके पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन कर दे, और वही सीड वायबिलिटी मतलब सीड का वो टाइम पीरियड जिस दौरान वो जर्मिनेट कर कर एक मैच्योर प्लांट का फॉर्मेशन कर सके। तो ये दो वर्ड्स आप लोगों को ध्यान में रखने हैं कि वायबिलिटी वर्ड तो कॉमन है बट एक जगह हमने पोलन की बात की थी और यहाँ हम सीड वायबिलिटी के बारे में बात कर रहे हैं। तो एक बार वर्ड्स में प्रॉपर फॉर्मेट में आप इसकी डेफिनेशन देख लीजिए बोर्ड पर। सीड वायबिलिटी इज द पीरियड फॉर विच द सीड retain their power of germination. I repeat myself. Seed viability is the period for which the seeds retain their power of germination. Next देखिएगा स्टूडेंट्स, अब यहाँ पर क्या है, आपको एक और बात समझनी होगी कि अलग अलग प्लांट्स के अंदर या अलग अलग प्लांट्स के जो सीड्स हैं, अलग अलग स्पीशीज के जो प्लांट्स हैं उनके सीड्स के अंदर ये जो सीड वायबिलिटी का जो टाइम पीरियड है वो वेरी करता है। सभी टाइप के एंजियोस्पर्मिक प्लांट स्पीशीज के सीड में सेम टाइम पीरियड नहीं होता है या सेम सीड वायबिलिटी नहीं होती है। तो सीड वायबिलिटी जो है ये हाईली वेरिएबल फैक्टर है। अलग अलग प्लांट्स में ये इसका ड्यूरेशन अलग अलग हो सकता है। तो हमें सभी के साथ में सभी जितने भी एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स हैं उनसे कंसर्न नहीं रखना है। एनसीईआरटी में कुछ फेमस एग्जांपल्स दे रखे हैं जो आपसे पूछे जाएंगे एग्जाम के अंदर, तो आपको भी उसी पे ही फोकस करना है। तो वो कुछ एग्जांपल्स हम डिस्कस कर लेते हैं। एक और ध्यान रखिएगा स्टूडेंट्स पॉइंट या फैक्ट कि कुछ प्लांट्स में ये जो सीड वायबिलिटी है ये कुछ महीनों के लिए होती है, कुछ में कुछ साल के लिए होती है, और कुछ प्लांट्स तो ऐसे भी हैं एक्सेप्शनल जिनके अंदर ये कुछ हजार साल तक भी सीड या ऐसे प्लांट्स हैं जो जिनके सीड्स कई हजार साल तक भी वायबल रहते हैं। यानी कि अगर उन्हें प्रॉपर एनवायरनमेंट दिया जाए, सॉइल दिया जाए, टेम्परेचर दिया जाए, वाटर ऑक्सीजन सप्लाई किया जाए तो कई हजार साल के बाद भी वो जर्मिनेट कर जाते हैं। तो यही चीज आपको देखनी है। सबसे पहला एग्जांपल मैंने लिया है ऑक्सैलिस का। ऑक्सैलिस वो प्लांट है जिसके सीड्स के अंदर वायबिलिटी कुछ महीनों तक रहती है। It is means seed viability. So seed viability is for few months in oxalis plant. पहला पॉइंट। दूसरा हमें एग्जांपल लेना है ल्यूपिन का। ल्यूपिन के जो सीड्स, ल्यूपिन प्लांट है और ल्यूपिन के जो सीड्स हैं, राइट, ल्यूपिन के जो सीड्स हैं ये पाया गया है कि उन ल्यूपिन के जो सीड्स हैं वो 10,000 साल यानी कि 10,000 years के बाद में भी जर्मिनेट कर गए, राइट। यानी कि ल्यूपिन प्लांट्स के जो सीड है 10,000 साल की डोरमेंट स्टेज के बाद में भी, राइट, डोरमेंसी के बाद 10,000 साल की डोरमेंसी शो करने के बाद में ही उनके अंदर पोटेंशियल थी जर्मिनेट करने की। यानी कि इनका टाइम पीरियड जो है वो 10,000 साल से भी ऊपर का था। कौन सा टाइम पीरियड? सीड वायबिलिटी का जो टाइम पीरियड है वो 10,000 साल से भी ऊपर का है।
ये एग्जाम्पल। और ल्यूपिन का साइंटिफिक नेम क्या है? ल्यूपिन आर्क्टिकस। देखते हैं, पॉइंट्स को देख लीजिए। इन ल्यूपिन सीड जर्मिनेटेड एंड फ्लावर्ड आफ्टर एन एस्टिमेटेड रिकॉर्ड ऑफ 10,000 years ऑफ डोरमेंसी। 10,000 साल से भी लंबा समय था सीड वायबिलिटी के अंदर, किसमें? ल्यूपिन में। और जिसको साइंटिफिकली क्या कहा जाता है? ल्यूपिनस आर्क्टिकस। ओके, नेक्स्ट देखिएगा। नेक्स्ट आपको और ध्यान रखना है, एक और फेमस एग्जांपल दिया है एनसीईआरटी में, और क्या बता रखा है? ये बता रखा है कि डेड सी, राइट, डेड सी के पास में एक पैलेस है जो किंग हेरोड्स के नाम से जाना जाता है। तो किंग हेरोड्स के नाम से एक पैलेस है जो डेड सी के पास में है। और जब इस पैलेस के अंदर या इस पैलेस के आसपास आर्कियोलॉजिकल एक्सकेवेशन हो रहा था, आर्कियोलॉजिकल एक्सकेवेशन हो रहा था, यानी कि खुदाई हो रही थी, राइट, हिस्टोरिकल चीजें फाइंड आउट करने के लिए, राइट। तो जब इस किंग हेरोड के पैलेस का, जो कि डेड सी के पास में है, वहाँ आर्कियोलॉजिकल एक्सकेवेशन चल रहा था, उस दौरान ऐसे सीड्स मिले डेट पाम के जो 2000 साल से भी, यानी कि 2000 ईयर से भी ऊपर जिनकी सीड्स में वायबिलिटी देखी गई। तो यही पॉइंट है जो आपको नेक्स्ट ध्यान रखना है। 2000 years ओल्ड वायबल, यानी 2000 साल से भी लंबा वक्त है किसका? डेट पाम के सीड में। किस चीज के लिए? सीड वायबिलिटी, यानी इनके सीड वायबल है 2000 साल के बाद में भी जर्मिनेट करने के लिए। तो पॉइंट देखिएगा स्टूडेंट्स, 2000 years ओल्ड वायबल सीड ऑफ डेट पाम, और उसका साइंटिफिक नाम क्या है? फीनिक्स डेक्टाइलीफेरा। तो डेट पाम का साइंटिफिक नाम है फीनिक्स डेक्टाइलीफेरा। I repeat myself, a 2000 years old viable seed of date palm was found during archaeological excavation at King Herod's Palace near Dead Sea. तो ये तीन फेमस एग्जाम्पल है ऑक्सैलिस के, ल्यूपिन के और डेट पाम के, जिनकी वायबिलिटी का एक एस्टिमेटेड टाइम पीरियड आपको ध्यान रखना है कि इनके सीड्स जो है कितने समय तक वायबल रहते हैं, यानी कि जर्मिनेट करके एक मैच्योर प्लांट का फॉर्मेशन कर सकते हैं। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं जो इनसे थोड़ा अलग है लेकिन एनसीईआरटी में दे रखा है। ओके स्टूडेंट्स, तो हमें एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है जिसके बारे में पता होना चाहिए, दैट इज कि एक फ्रूट के अंदर कितने सीड्स पाए जाते हैं, यानी कि नंबर ऑफ सीड्स जो कि एक फ्रूट में पाए जाएंगे वो या तो इक्वल होते हैं या फिर लेस होते हैं इन कंपेयर टू द नंबर ऑफ ओव्यूल्स दैट आर फाउंड इन ओवरी। ओके, सो आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि किसी भी फ्रूट में पाए जाने वाले जो सीड का नंबर होता है वो उस पर्टिकुलर प्लांट की जो ओवरी है, राइट, उसके अंदर जो फ्लावर बना था उसकी ओवरी में जितने ओव्यूल्स बने थे उन ओव्यूल्स के नंबर की या तो बराबर होंगे उस फ्रूट में वो सीड या फिर उससे कम होंगे। और लॉजिक बेहद सिंपल है, बिकॉज हमने सीड को क्या कहा था? सीड को कहा था कि सीड आर फर्टिलाइज्ड ओव्यूल। ओव्यूल के अंदर क्या होता है? एम्ब्रायोसैक। एम्ब्रायोसैक में फीमेल गैमेट, फीमेल और मेल गैमेट के फॉर्मेशन से बनता है जाइगोट, जो आगे जाके डेवलप होता है एम्ब्रियो, और एम्ब्रियो ही आगे जाके सीड में कन्वर्ट होता है। यानी कि जब एक ओव्यूल फर्टिलाइज होता है वही आगे जाके सीड में कन्वर्ट होता है। तो यहां से लॉजिक बिल्कुल क्लियर हो जाता है कि जितने ज्यादा ओव्यूल फर्टिलाइज्ड होंगे वही सीड में कन्वर्ट होंगे। अब या तो ये हो सकता है कि एक ओवरी में जितने भी ओव्यूल्स थे सारे फर्टिलाइज हो जाएंगे, तो बिल्कुल जितने नंबर ऑफ ओव्यूल्स थे उतने ही नंबर ऑफ सीड बन जाएंगे, या फिर अगर जितने ओव्यूल्स है वो सभी फर्टिलाइज नहीं हो पाए तो फिर सीड का नंबर ओव्यूल के नंबर से कम रहेगा। यही पॉइंट है एनसीईआरटी में दिया है और आपको ध्यान रखना है। आई होप मैंने आपका कंसेप्ट क्लियर किया हो। नंबर ऑफ सीड्स इन अ फ्रूट is generally equal to or less than the number of ovules in an ovary. It never exceeds the number of ovules. Obviously, the number of seeds never exceeds the number of ovules, and the logic is very simple because एक ही लाइन में आप आंसर दे सकते हैं, because what are seeds? Seeds are fertilized ovule, तो वो obviously उससे ज्यादा नहीं हो सकते। कौन? सीड का नंबर ओव्यूल के नंबर से ज्यादा नहीं हो सकता। अब हमें एक शॉर्ट डिस्कशन लेना है फ्रूट का।
स्टूडेंट्स फ्रूट के बारे में डिटेल डिस्कशन ऑलरेडी आपको 11th क्लास के अंदर मॉर्फोलॉजी यूनिट में मिल जाता है, लेकिन इस चैप्टर में भी आपको थोड़ा बहुत फ्रूट के बारे में बता रखा है, तो हम बहुत डिटेल उसके क्लासिफिकेशन में और डिवीजन में नहीं जाएंगे कितने टाइप के फ्रूट्स होते हैं, बस फ्रूट की एक बायोलॉजिकल डेफिनेशन डिस्कस करेंगे और उसके कॉमन टाइप्स, राइट। देखिएगा फ्रूट क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट, फ्रूट इज अ राइपेंड ओवरी, यानी प्लांट की अगर मैं बात करूं तो प्लांट में जो फ्लावर है और फ्लावर में जो ओवरी वाला पार्ट होता है, राइट, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का जो ओवरी वाला पार्ट होता है वही आगे जाके फ्रूट में कन्वर्ट होता है। तो फ्रूट क्या है, एक राइपेंड ओवरी यानी एक पकी हुई ओवरी, हिंदी में अगर उसे कन्वर्ट करें तो व्हाट इज फ्रूट, फ्रूट इज अ राइपेंड ओवरी, राइट, ओवरी से ही फ्रूट बनेगा और ओवरी की जो वॉल्स है वही फ्रूट वॉल्स का फॉर्मेशन करेगी जिसे पेरिकार्प कहा जाएगा। Walls of ovary form the walls of fruit and which are known as pericarp. ओवरी पकी हुई ओवरी यानी राइपन ओवरी फ्रूट का फॉर्मेशन करेगी और ओवरी की जो वॉल्स हैं, ओवरी की जो वॉल्स हैं वही आगे जाके फ्रूट वॉल्स का फॉर्मेशन करेगी जिन्हें पेरिकार्प कहा जाएगा। देखिएगा स्टूडेंट्स, लास्ट हमें डिस्कशन करना है टाइप्स के बारे में। फ्रूट के यहाँ 3 टाइप आपके साथ में डिस्कस किए गए हैं, एक ट्रू फ्रूट है, एक फॉल्स फ्रूट है और तीसरा पार्थिनोकार्पिक फ्रूट्स हैं, राइट। ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट्स, ट्रू फ्रूट उन फ्रूट्स को कहा जाता है जो कि ओवरी से डायरेक्टली डेवलप होते हैं, तो वो फ्रूट्स जो कि ओवरी से बने होते हैं, राइट, उन्हें ट्रू फ्रूट कहा जाएगा। जो फ्रूट्स ओवरी को छोड़ के फ्लावर के किसी और पार्ट से अलोंग विद द थैलेमस, राइट, यहाँ दोनों चीजें हैं, थैलेमस के साथ साथ फ्लावर के किसी और पार्ट से अगर आपका फ्रूट का फॉर्मेशन होता है तो उसे फॉल्स फ्रूट कहा जाता है। फॉल्स फ्रूट में जो फ्रूट बन रहा है वो ओवरी से नहीं बनता है, फ्लावर के किसी और पार्ट और थैलेमस की मदद से बनता है। जैसे कि आप एग्जांपल ले सकते हैं एप्पल, कैश्यू नट्स एंड स्ट्रॉबेरी। तो एप्पल, कैश्यू नट एंड स्ट्रॉबेरी वो फेमस एग्जांपल्स हैं जो आपके बुक में भी मेंशन है एनसीईआरटी में, और ये किसके एग्जांपल्स हैं, ये फॉल्स फ्रूट के एग्जांपल्स हैं जो आपको ध्यान में रखने हैं, राइट। नेक्स्ट हमारा डिस्कशन है पार्थिनोकार्पिक फ्रूट्स का। पार्थिनोकार्पिक फ्रूट्स वो फ्रूट्स होते हैं जो बिना फर्टिलाइजेशन के बनते हैं, यानी कि एक ऐसा फ्रूट जिसके अंदर सीड्स ही नहीं होंगे। बिकॉज सीड कैसे बनता है, सीड बनने के लिए फर्टिलाइजेशन होता है, सीड बनने के लिए ओव्यूल के अंदर मौजूद जो एम्ब्रायो सैक है उसमें फर्टिलाइजेशन होना चाहिए, मेल और फीमेल गैमेट का फ्यूजन होना चाहिए, वही आगे जाके जाइगोट, एम्ब्रियो एंड सीड बनाएगा। बट अगर उस फ्लोरल पार्ट में या ओव्यूल के अंदर फर्टिलाइजेशन ही नहीं होगा तो सीड नहीं बनेंगे। तो पार्थिनोकार्पिक ऐसे फ्रूट्स हैं जिनके ओवरी के अंदर, जिनकी या यूं कहें कि ऐसे फ्रूट्स हैं वो उन ओवरी से बने हैं जिनके अंदर फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस हुआ ही नहीं है, क्योंकि फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो इनमें सीड नहीं पाया जाता। तो पार्थिनोकार्पिक वो फ्रूट्स होते हैं जो बिना फर्टिलाइजेशन के बनते हैं, इस वजह से ये सीडलेस होते हैं। और दूसरा, आप इन्हें हार्मोन की मदद से बना सकते हैं। फेमसली या मोस्ट प्रोमिनेंटली हम ऑक्सिन का इस्तेमाल करते हैं ऐसे फ्रूट्स बनाने के लिए, और बहुत ही फेमस एग्जांपल है इसका बनाना। तो बनाना जो है एक पार्थिनोकार्पिक फ्रूट है जो कि बिना फर्टिलाइजेशन के बनता है, और दूसरा इनके अंदर सीड्स नहीं पाया जाता, और तीसरा इसे आप ग्रोथ हार्मोन्स, प्लांट ग्रोथ हार्मोन्स की मदद से जैसे कि ऑक्सिन से बना सकते हैं। तो स्टूडेंट्स आपको ये तीनों पॉइंट्स ध्यान रखने हैं। फ्रूट क्या होता है, ये वो एक राइपन ओवरी है, फ्रूट की जो वॉल्स हैं वो ओवरी के वॉल से बनती है जिन्हें पेरिकार्प कहा जाता है, और 3 टाइप के फ्रूट्स डिस्कस किए हमने, ट्रू फ्रूट्स जो कि डायरेक्टली ओवरी से बने, फॉल्स फ्रूट जो कि फ्लावर की किसी अदर पार्ट और थैलेमस से बने, लीविंग एक्सेप्ट ओवरी, ओवरी से नहीं, क्योंकि ओवरी से बनेगा तो आप उसे ट्रू कैटेगरी में डाल देंगे। और पार्थिनोकार्पिक फ्रूट वो फ्रूट होता है जो कि बिना फर्टिलाइजेशन के बनता है, यानी जिसके अंदर सीड नहीं होंगे, राइट। और बनाना उसका बहुत फेमस एग्जाम्पल है। चलिए स्टूडेंट्स, अब मैं आप लोगों के साथ में एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट डिस्कस करूंगी रिस्पॉन्स के बारे में, कि किस तरीके से रिस्पॉन्स क्रिएट होता है प्लांट के अंदर फ्रूट बनाने को लेकर।
तो उस रिलेशन में मैं आपसे एक बेहद इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करने वाली हूँ जो आप ओके स्टूडेंट्स, तो ये एक बेहद इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आप लोगों को पता होना चाहिए। प्लांट के अंदर फ्रूट के डेवलपमेंट के लिए स्टिमुलस जनरेट होता है, यानी कि पर्टिकुलर प्लांट में जब फ्रूट बनने वाला होगा उससे पहले कुछ सिग्नल मिलता है, प्लांट के अंदर स्टिमुलस जनरेट होता है कि अब फ्रूट बनेगा। तो ये जो स्टिमुलस है फ्रूट बनने का, इस प्लांट के अंदर ये स्टिमुलस 3 बार बनता है, राइट। पहला स्टिमुलस प्लांट को फ्रूट बनाने के लिए तब मिलता है जब पॉलिनेशन प्रोसेस हो रहा होता है। दूसरा स्टिमुलस प्लांट को फ्रूट बनाने के लिए तब मिलता है जब उसके अंदर सीड का डेवलपमेंट होता है, राइट। और तीसरा स्टिमुलस प्लांट को मिलता है, वो डिपेंड करता है कि प्लांट के आसपास या उसके जो सराउंडिंग है उसमें अवेलेबिलिटी कितनी है न्यूट्रिएंट्स की, राइट। तो ये तीनों जो है ये फैक्टर्स स्टिमुलस की तरह काम करते हैं प्लांट के अंदर फ्रूट के डेवलपमेंट के लिए। तो फ्रूट डेवलपमेंट के अंदर के लिए प्लांट के अंदर 3 स्टिमुलस जनरेट होते हैं, पहला पॉलिनेशन के दौरान, दूसरा सीड डेवलपमेंट के दौरान और तीसरा अवेलेबिलिटी ऑफ न्यूट्रिएंट्स पर डिपेंड करता है। देखिएगा स्टूडेंट्स, यही पॉइंट मैंने बोर्ड पे लिखा है। द फर्स्ट स्टिमुलस फॉर फ्रूट डेवलपमेंट, द फर्स्ट स्टिमुलस फॉर फ्रूट डेवलपमेंट कम्स फ्रॉम pollination, while second stimulus is received from developing seeds, and the third stimulus is provided by the availability of nutrients. कितने nutrients available है उस पर डिपेंड करता है कि फ्रूट बनेगा, राइट। ये था स्टूडेंट्स आज के इस लेक्चर में मैंने आप लोगों के साथ कवर किया सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, दैट इज सीड वायबिलिटी। क्या होता है सीड वायबिलिटी, कितना होता है, वेरी करता है अलग अलग प्लांट स्पीशीज के अंदर, कौन से प्लांट में कितना होता है, फेमस एग्जाम्पल जो एनसीईआरटी में दिए हुए हैं वो आपके साथ डिस्कस किए। उसके बाद में हमने थोड़ा सा रिवाइज किया किसके बारे में, फ्रूट के बारे में, फ्रूट क्या होता है, फ्रूट की डेफिनेशन क्या है, फ्रूट की वॉल्स किससे बनती है, फ्रूट के टाइप्स क्या होते हैं और फ्रूट के स्टिमुलस के बारे में। आई होप स्टूडेंट्स आपको ये आज का लेक्चर क्लियर हुआ हो। थैंक यू।